Welcome dear student. Today we learn class 12th राजस्थान बोर्ड इंग्लिश का जो सेकंड बुक है उसका लेसन 7 है डेड मैन्स पाथ. दिस लेसन इज रिटन बाय चिनुआ एचेबे. तो इसका राइटर कौन है? जो चिनुआ एचेबे हैं वो इसके राइटर हैं. और इसका जो टाइटल है वो क्या है? डेड मैन्स पाथ या मृतकों का रास्ता. तो सबसे पहले अपन अबाउट द राइटर है वो लेते हैं बच्चों. तो चिनुआ एचेबे वाज ए फेमस नाइजीरियन नोवेलिस्ट. तो पहले बच्चों ये नाइजीरिया कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अंदर पड़ता है. नाइजीरिया एक देश है. तो ये जो चिनुआ एचेबे हैं वो एक नाइजीरिया के फेमस नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, पोइट, कवि थे, प्रोफेसर, प्रवक्ता थे एंड क्रिटिक और समालोचक थे. ही वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन नाइजीरिया अफ्रीका. तो इनका जन्म और शिक्षा है वो इनकी अफ्रीका के जो नाइजीरिया देश है उसके अंदर हुई. हिज मोस्ट फेमस नोवेल इज थिंग फॉल अपार्ट. और उनका जो सबसे प्रसिद्ध, फेमस यानी वेल नोन, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो उपन्यास था उसका क्या नाम था? थिंग्स फॉल अपार्ट ये था. हिज अदर नोवेल्स इंक्लूड, और जो उनके अन्य उपन्यास थे उनमें सम्मिलित किया जाता है नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड. एरो किसको बोलते हैं? बाण या तीर को बोलते हैं. तो एरो ऑफ गॉड भगवान का तीर. ए मैन ऑफ द पीपुल यानी एक ऐसा व्यक्ति, लोगों का आदमी. एंड एंथिल्स ऑफ सवाना. एंथिल्स बाम्बी को बोलते हैं या बिल को बोलते हैं, सांप की बिल को बोलते हैं. तो एंथिल्स ऑफ सवाना का जो क्षेत्र है उसकी एंथिल से. एचएबी राइटिंग्स एक्सप्रेस द नाइजीरियन कल्चर. अब एचएबी की जो राइटिंग है यानी उनका जो लेखन कार्य है उनके अंदर बच्चों अपन को जो नाइजीरिया का कल्चर है उसके बारे में अपन को पढ़ने को मिलता है. स्पेशली द ट्रेडिशन ऑफ इग्बो सोसाइटी, यानी इसके अंदर वहाँ की जो इग्बो सोसाइटी है या इग्बो समाज है उसकी परंपराओं के बारे में अपन को मालूम चलता है. द इफेक्ट्स ऑफ क्राइस्टियन इन्फ्लुएंस. द इफेक्ट्स यानी प्रभाव, ऑफ क्राइस्टियन इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, एंड द क्लेश ऑफ वेस्टर्न एंड अफ्रीकन वैल्यूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉलोनियल एरा. तो बच्चों ये कॉलोनियल एरा यानी औपनिवेशिक काल. तो औपनिवेशिक काल कौन सा होता है? ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके बारे में बता देता हूँ कि जब ब्रिटेन है या इंग्लैंड का शासन पूरे विश्व पर हुआ करता था तो उस समय पूरे विश्व के जो देश हैं वो उनके उपनिवेश हुआ करते थे, यानी उनका शासन था. चाहे उसमें भारत हो, चाइना हो, जापान हो या अफ्रीका पूरा का पूरा हो, तो ये सारे के सारे इंग्लैंड के उपनिवेश हुआ करते थे. और उस समय वहाँ पर जो अफ्रीकन या नाइजीरियन जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में, और जो क्राइस्टन यानी इंग्लैंड का धर्म है, ईसाई धर्म इंग्लैंड का है, तो उनका प्रभाव, जब वो उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था तो उनके अंदर बीच में जो क्लेश या क्वारल या संघर्ष होता था उसके बारे में अपन को इसके अंदर मालूम चलता है. किसके अंदर? चिनुआ एचेबे है उसके लेखन कार्य के अंदर. तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट किसके अंदर है? या तो आप कह सकते हो कि जो वेस्टर्न एंड अफ्रीकन वैल्यूज़ यानी पश्चिमी देश में कौन से? ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह ये आ गए, और अफ्रीकन देश जहाँ पर ये लोग शासन करते थे तो उनके बीच में, या फिर मॉडर्न आइडियाज़ एंड ओल्ड आइडियाज़ उनके बीच के अंदर संघर्ष है. तो वो अपन को देखने के लिए मिलता है. और ये समय कौन सा है? एक तो औपनिवेशिक काल के दौरान भी और उसके बाद में भी. अब अपन आगे लेते हैं अबाउट द स्टोरी, यानी इस कहानी के अंदर क्या है और उसकी समरी है वो अपन को इन्हीं 4 लाइनों में बच्चों मिल जाएगी. और इन्हीं लाइनों से अपन यदि आंसर देंगे तो आंसर भी काफ़ी क्वेश्चनों के दिए जा सकते हैं. डेड मैन्स पाथ इज ए वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरीज. तो मृतकों का जो रास्ता है वो जो चिनुआ एचेबे है उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध, मोस्ट फेमस यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लघु कहानियों में से एक है. इन दिस स्टोरी द कन्फ्लिक्ट्स टेक प्लेस बिटवीन द प्रीस्ट रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिशन ऑफ द विलेज फोर फादर से. तो इस कहानी के अंदर कन्फ्लिक्ट्स यानी क्वारलिंग यानी जो झगड़ा है वो किसके बीच में है? एक तरफ तो
उस गांव का जो पुजारी है, जो कि गांव की रिप्रेजेंटिंग यानी जो प्रतिनिधित्व करता है द ट्रेडिशन ऑफ द विलेज फोर फादर से, गांव के जो परंपराओं का और उनके जो फोर फादर्स यानी उनकी पूर्वजों का। एंड द न्यू हेडमास्टर ऑफ ड्यूम सेंट्रल स्कूल, यहाँ पर बच्चों एन साइलेंट है, तो वहाँ एक उस गांव के अंदर ड्यूम सेंट्रल स्कूल है, उसका जो हेडमास्टर है रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न आइडियाज़, जो कि जो नए विचार हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, एंड एजुकेशन और शिक्षा का। तो बच्चों इस लेसन के अंदर, यहाँ इस समरी के अंदर ये बताया गया है, इस लेसन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है वो किस किस के बीच में है, या तो या आप ये कह सकते हो कि विलेज प्रीस्ट एंड द न्यू हेडमास्टर ऑफ ड्यूम सेंट्रल स्कूल, गांव के पुजारी के बीच में और जो नया हेडमास्टर है उनके बीच में। कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है कि जो विलेज प्रीस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशन ऑफ द विलेज एंड फोर फादर्स, गांव की जो परंपराएं हैं उनको वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि जो न्यू हेडमास्टर अपॉइंटेड देयर ड्यूम सेंट्रल स्कूल वो है मॉडर्न आइडियाज़ और एजुकेशन है, उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। और इस प्रकार से एक विचारों की जो टकराहट है वो इसके अंदर देखने को अपन को मिलती है। एज ए रिजल्ट ए ट्राइबल वार सिचुएशन डेवलप्ड, और इसका परिणाम ये होता है कि एक जनजातीय युद्ध की स्थिति है वो विकसित हो जाती है बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज, विद्यालय और गांव के बीच में। तो बच्चों अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको इसको जो कहानी है वो उसको एक हिंदी में बता देता हूँ कि ये जो कहानी है, ये कहानी का जो प्लेस है वो नाइजीरिया, अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, और नाइजीरिया का जो एक एनी नामक गांव है उस गांव की ये घटनाएं हैं। इन घटनाओं के अंदर क्योंकि वहाँ पर औपनिवेशिक काल है और अंग्रेज़ों का शासन है, इसलिए वहाँ का जो गांव है, वहाँ की जो स्कूल है जिसका नाम ड्यूम सेंट्रल स्कूल है, वो एक अनप्रोग्रेसिव स्कूल है और वहाँ पर पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनके ऊपर वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। और दूसरी ये जो घटनाक्रम है उसका कारण क्या हुआ कि जो ईसाई मिशनरीज हैं वो ये चाह रही थी कि वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन है वो दी जाए, और इसलिए उन लोगों ने एक एनर्जेटिक जो टीचर है जो जिसका नाम माइकल ओबे है उसको वहाँ पर अपॉइंटेड किया जाता है। माइकल ओबे वहाँ पर जाता है तो उसके साथ में उसकी जो पत्नी नैन्सी है वो भी जाती है, और उसका जो सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर होता है कि सबसे पहले तो जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको, टीचिंग स्टैंडर्ड है उसको अप किया जाए, यानी पढ़ाई का जो पढ़ाने का स्तर है उसको बढ़ाया जाए, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको काम में ली जाए, और साथ ही जो स्कूल का प्रीमिसेस या जो विद्यालय का जो परिसर है उसको सुंदर बनाया जाए। इन दो चीज़ों के ऊपर उनका मुख्य फोकस था। लेकिन उस विद्यालय के परिसर से होकर के एक पुराना जो रास्ता है वो पगडंडी जा रही थी, और उस रास्ते को गांव वाले हैं वो उस गांव के जो मृतक हैं उनको जलाने के लिए काम में लेते थे। और इसके अलावा उनका ये मानना था कि हमारे जो पूर्वज हैं वो इसी रास्ते से हमारे पास में आते हैं, और नए जो बच्चे जन्मते हैं वो भी इसी रास्ते से आते हैं। और ये जो पुराना जो रास्ता जो स्कूल से होकर के गुजर रहा है ये गांव के मंदिर और कब्रिस्तान को जोड़ता था। ये रास्ता गांव वालों के लिए महत्वपूर्ण था। और जब इस रास्ते के अंदर जब नया हेडमास्टर है वो विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए इसमें झाड़ियाँ और फूल लगा देता है, तो गांव वाले इससे क्रुद्ध हो जाते हैं और उन झाड़ियों को और उनको सबको नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक जो पुराने विचार और नए विचार हैं, या एक अफ्रीकन आइडियाज़ एंड वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे होता है इसके अंदर वो अपन आगे बच्चों इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसका जो प्लेस है वो कौन सा है? एनी विलेज। कौन सा है? एनी विलेज, जो कि नाइजीरिया के अंदर पड़ता है। विद्यालय का नाम ड्यूम सेंट्रल स्कूल है, और इसका जो मुख्य पात्र है वो माइकल ओबे, वो विद्यालय का एक यंग हेडमास्टर है। उसकी पत्नी का नाम नैन्सी है, और इसके अंदर एक विलेज का जो प्रीस्ट है उसका नाम भी वो भी इसके अंदर एक कैरेक्टर के रूप में आता है। तो अब अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने साथियों के साथ में भी शेयर करना, और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जाके किसी प्रकार का आपका कोई कमेंट्स हो तो वो भी अवश्य इसके अंदर लिखना।
तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। माइकल ओबेज होप वर फुलफिल्ड। तो माइकल ओबे है, उसकी जो आशाएं हैं वो फुलफिल्ड यानी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, मच अर्लियर देन ही हैड एक्सपेक्टेड, यानी जिस समय तक वह अपनी आशाएं हैं उनको पूरी होना मानता था ना, उससे पहले ही उसकी जो आशाएं हैं वो कंप्लीट हो गई। ही वॉज अपॉइंटेड हेड मास्टर ऑफ ड्यूम सेंट्रल स्कूल इन जनवरी 1949, क्योंकि उनको ड्यूम सेंट्रल स्कूल है उसका हेडमास्टर जनवरी 1949 के अंदर नियुक्त किया गया। इट हैड ऑलवेज बीन एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल। तो बच्चों यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट से पहले ये जो स्कूल है वो कैसी थी, अनप्रोग्रेसिव, यानी इसका कोई विकास नहीं हो रहा था। सो द मिशन अथॉरिटीज डिसाइडेड टू सेंड ए यंग एंड एनर्जेटिक मैन टू रन इट। इसलिए जो ईसाई मिशनरीज थी उन्होंने तय किया कि इसके लिए एक युवा और ऊर्जावान जो व्यक्ति है उसको वहां पर भेजा जाए। ओबी एक्सेप्टेड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ एंथुआज्म बोलते हैं जोश। तो जो ओबी है उसने इस जिम्मेदारी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को बहुत ही जोश के साथ में स्वीकार कर लिया। ही हैड मैनी वंडरफुल आइडियाज एंड हिज दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस। अब जोश के साथ उसने क्यों स्वीकार किया, क्योंकि उसके पास में बहुत ही आश्चर्यजनक विचार थे और इनको पूरा करने के लिए, इनको अभ्यास में लाने के लिए उसके पास में ये एक अच्छा अवसर था। तो उनके पास में इनको अभ्यास में लाने के लिए एक अच्छा अवसर था। ही हैड साउंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन विच डेजिग्नेटेड हिम ए पिवोटल टीचर। अब उन्होंने क्या है कि एक अच्छी जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है या सेकेंडरी स्कूल की जो शिक्षा है वो प्राप्त की, और इसी साउंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की बदौलत डेजिग्नेटेड यानी उनको पद स्थापित किया गया है पिवोटल टीचर, यानी प्रधान या निर्णायक जो टीचर है उसके रूप में उनको पद स्थापित किया गया। इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड, और विद्यालय के रिकॉर्ड या विवरण के अंदर, एंड सेट हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर हेडमास्टर इन द मिशन फील्ड, एंड सेट हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर हेडमास्टर, और उनको जो अन्य हेडमास्टर हैं उनसे अलग कर दिया गया इन द मिशन फील्ड, यानी मिशन फील्ड के अंदर। ही वॉज आउट स्पोकन इन हिज कंडमनेशन ऑफ द नैरो व्यूज ऑफ दीज ओल्डर एंड ओपन लेस एजुकेटेड वन से। अब यहाँ पर जो ओबे है उसकी जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ही वॉज आउट स्पोकन यानी वह मुंह फटता यानी खुली बोलने वाला व्यक्ति था। इन हिज कंडमनेशन निंदा करने के अंदर, ऑफ द नैरो आइडियाज उन संकीर्ण विचारों का, ऑफ दीज ओल्डर इन पुरातन, एंड ओपन लेस एजुकेटेड वन से यहाँ पर पीपुल्स के लिए है बच्चों, यानी कि जो कम एजुकेटेड जो लोग थे, वर्द लोग थे, और जो कम शिक्षित विचार थे, जिनके विचार संकीर्ण थे, उनको वो उनकी खुली निंदा किया करता था। वी सेल मेक ए गुड जॉब ऑफ इट सांट वी, हम इसे एक बहुत ही अच्छा जॉब यानी वर्क, काम है वो बना देंगे, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। ही आस्क्ड हिज यंग वाइफ, उसने अपनी जवान पत्नी से कहा, व्हेन दे फर्स्ट हर्ड द जॉयफुल न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन यानी पदोन्नति, जब उसने अपनी पदोन्नति की पहली न्यूज़ सुनी ना, जॉयफुल यानी खुशीपूर्वक, ये खुशी की जो पदोन्नति की न्यूज़ सुनी तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि हम इस कार्य को एक ही बहुत ही अच्छा कार्य बना देंगे, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या। वी शैल डू आवर बेस्ट, हम हमारा सबसे अच्छे से अच्छा करेंगे। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? ओबीज वाइफ ने जवाब दिया। वी शैल हैव सच ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट मॉडर्न एंड डिलाइटफुल। वी शैल हैव सच ब्यूटीफुल गार्डन, हम अच्छे अच्छे बगीचे रखेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट मॉडर्न एंड डिलाइटफुल, और ये सब चीज़ें जो भी गार्डन वगैरह होंगी वो एक तो मॉडर्न या आधुनिक होंगी और डिलाइटफुल और खुशी देने वाली होंगी। इन देयर 2 years ऑफ मैरिड लाइफ, और उनके जीवन के, उनके शादी के 2 वर्ष के अंदर, यानी इसका मतलब उनकी 2 वर्ष पहले शादी हुई थी। सी हैड बिकम कम्प्लीटली इन्फेक्टेड बाई हिज पैशन से ऑफ मॉडर्न मेथड से, तो वह है
इन 2 वर्षों से पूर्ण रूप से इन्फेक्टेड यानी प्रभावित हो गई। उसके जो नए पैशन यानी शैली है ऑफ मॉडर्न मेथड यानी आधुनिक तरीकों की जो शैली है उससे वह पूर्ण रूप से प्रभावित हो गई। एंड हिज डिनिग्रेशन ऑफ दीज ओल्ड एंड सुपर एन्यूटेड पीपुल, सुपर एन्यूटेड यानी आउटडेटेड यानी अप्रचलित, और डिनिग्रेशन यानी निंदा करना या आलोचना करना। तो एंड हिज डिनिग्रेशन ऑफ दीज ओल्ड एंड सुपर एन्यूटेड पीपुल इन द टीचिंग फील्ड, तो अध्यापन के क्षेत्र के अंदर वो लोग जो कि सुपर एन्यूटेड यानी आउटडेटेड यानी अप्रचलित जो प्रथाएं हैं उनकी वो आलोचना करते थे। हु वुड बी बेटर एम्प्लॉयड एज ए टीचर से, और वो लोग वुड बी बेटर एम्प्लॉयड ज़्यादा अच्छा होता कि उनको नियोजित कर जाता एज ए ट्रेडर्स एक व्यापारी के रूप में इन द ओनिस्टसा मार्केट, जो ओनिस्टसा मार्केट है उसके अंदर। शी बिगेन टू सी हर सेल्फ ऑलरेडी एज द एडमायर्ड वाइफ, शी बिगेन टू सी हर सेल्फ, वह अपने आप को देखने लग गई ऑलरेडी द एडमायर्ड वाइफ ऑफ द यंग हेडमास्टर, कि वह एक जवान जो हेडमास्टर है उसकी जवान पत्नी है उसके रूप में उसको सम्मान मिलेगा। द क्वीन ऑफ द स्कूल, और वह अपने आप को उस विद्यालय की रानी है वो मानने लग गई। तो ये अपन यहाँ पर मिस जो टीचर हेडमास्टर ओबे एंड उसकी जो वाइफ है उसके बारे में पढ़ा बच्चों। अब आगे देखो, द वाइफ्स ऑफ द अदर टीचर्स वुड एनवी, एनवी यानी ईर्ष्या करना, हर पोजीशन, उस विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनकी जो अन्य अध्यापक की जो पत्नियां हैं वो उससे ईर्ष्या करेंगी। शी वुड सेट द फैशन इन एवरीथिंग, शी वुड सेट द फैशन इन एवरीथिंग, वह प्रत्येक चीज़ के अंदर एक नई शैली स्थापित करेगी। देन सडनली, तब अचानक ही, इट अकर टू हर, यह उसके लिए घटित हुआ, अकर यानी घटित होना, दैट देयर माइट नोट बी अदर वाइफ्स, क्योंकि वहाँ पर जो अन्य जितने भी टीचर हैं ना उनके तो कोई पत्नियां हैं ही नहीं। वेवरिंग बिटवीन होप एंड फियर, वेवरिंग यानी हिचकोले खाना, ऊपर नीचे होना, तो होप आशा और भय के बीच में हिचकोले खाते हुए सी आस्क्ड हर हस्बैंड लुकिंग एंशियस एट हिम, उसने अपने हस्बैंड से पूछा, लुकिंग एंशियस यानी जिज्ञासा के साथ में, एट हिम यानी उसके ऊपर, तो उस जिज्ञासा और आकांक्षा के बीच में उसने अपने हस्बैंड को पूछा। आल और कुलिक्स, कुलिक्स अपन सहकर्मी को बोलते हैं या मैट को बोलते हैं। आल और कुलिक्स आर यंग एंड अनमैरिड, हमारे सभी साथी जवान भी हैं लेकिन अविवाहित हैं। ही सेड विथ एंथुसियाज्म विच फॉर वंस शी डिड नॉट शेयर, ही सेड विथ एंथुसियाज्म, उसने जोश के साथ में कहा, विच फॉर वंस शी डिड नॉट शेयर, और लेकिन उसने उसको साझा नहीं किया, उसकी पत्नी ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। विच इज ए गुड थिंग, यह तो एक अच्छी बात है। ही कंटिन्यूड, वह जारी रखा, किसने जारी रखा, ओबे जो हेडमास्टर है उसने इस चीज़ को जारी रखा। वाई, क्यों नहीं, वाई यानी क्यों नहीं, वाई क्यों नहीं, दे विल गिव ऑल देयर टाइम एंड एनर्जी टू द स्कूल, यानी उनके पत्नियां नहीं हैं, वो बैचलर हैं, तो इसकी सबसे बड़े प्लस पॉइंट यह है कि वो लोग हैं वो अपनी पूरी शक्ति और पूरा समय है वो विद्यालय को देंगे। नैन्सी वाज सेड, यहाँ पर बच्चों जो पहली बार जो हेडमास्टर है उसकी पत्नी का नाम आता है नैन्सी, तो नैन्सी वाज सेड, नैन्सी इसके ऊपर उदास हो गई। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय कुछ मिनटों के लिए, शी बिकेम डाउटफुल अबाउट द न्यू स्कूल, डाउटफुल यानी संदेह होना, वह नए विद्यालय के बारे में संदेशप्रद हो गई। बट इट वॉज ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, लेकिन उस समय कुछ मिनट ही बचे थे। हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्चून कुड नॉट ब्लाइंड हर टू हर हस्बैंड हैप्पी प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट यानी संभावित, तो उसका हिज हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्चून, उसका छोटा सा जो दुर्भाग्य है, कुड नॉट ब्लाइंड, वह अंधा नहीं कर सकता था, हर उसको टू हर हस्बैंड हैप्पी प्रोस्पेक्ट, यानी उसका जो हस्बैंड है, उसका पति है, उसका जो खुशहाल संभावनापूर्ण जीवन था उसको वह अंधा नहीं कर सकता था। क्या, उस मतलब जो नैन्सी है, नैन्सी का छोटा सा दुर्भाग्य। शी लुक्ड एट हिम एज ही सेट फोल्डेड अप इन ए चेयर, शी लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, किसको, अपने पति को देखा, एज ही सेट फोल्डेड अप इन ए चेयर,
जैसे ही वह एक कुर्सी के अंदर फोल्डेड यानी मुड़ करके या घुटने मोड़ करके बैठे हुए था ही वाज स्टूप शोल्डर्ड, उसके जो कंधे हैं स्टूप यानी झुके हुए थे, एंड लुक्ड फ्रेल यानी वीक एंड थिन यानी कमजोर दुबला पतला, और वह दुबला पतला दिखाई दे रहा था। बट ही समटाइम्स सरप्राइज्ड पीपुल विथ सडन ब्रस्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी, लेकिन कई बार वह लोगों को अचंभित कर देता। सडन यानी अचानक, ब्रस्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी जब वह अपनी शारीरिक एनर्जी या ऊर्जा को दिखाता, अचानक जब वह ऊर्जा दिखाता तो लोगों को अचंभित कर देता। इन हिज प्रेजेंट पोस्चर, और उसका जो वर्तमान का हाव भाव है, हाउएवर तथापि ऑल हिज बॉडीली स्ट्रेंथ सीम्ड टू हैव रिटायर्ड बिहाइंड हिज डीप सेट आइज। ऑल हिज बॉडीली स्ट्रेंथ, उसकी पूरी की पूरी जो शरीर जो शक्ति है, सीम टू हैव रिटायर्ड, वह जा चुकी प्रतीत हो रही थी, बिहाइंड हिज डीप सेट आइज, उसकी धसी हुई आंखों के अंदर, गिविंग देम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन, और वह उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण शक्ति प्रदान कर रही थी, ऑफ पेनिट्रेशन यानी भेदने की। ही यानी वह वाज ओनली 26, और जो मिस्टर ओबे है यानी स्कूल हेडमास्टर है वो 26 वर्ष का था, बट लुक्ड 30 और मोर, लेकिन वह 30 वर्ष से ज़्यादा दिखाई देता था। ऑन द होल, और इस पूरे के ऊपर ही वॉज नॉट अनहैंडसम। अब यहाँ पर देखना नोट और अन इन डबल नेगेटिव है, यानी इट मीन्स ही वॉज हैंडसम, वह सुंदर था। इतना सब कुछ होते हुए भी वह एक सुंदर व्यक्ति था। वाट आर यू थिंकिंग माइक, तो माइक यहाँ पर माइकल ओबे है, उसका शॉर्ट नेम है। तो उसकी पत्नी नैन्सी बोलती है वाट आर यू थिंकिंग माइक, माइक आप क्या सोच रहे हो, सैड नैन्सी आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय बाद में नैन्सी उसकी जो पत्नी है उसने उसको पूछा। आई वॉज थिंकिंग वाट ए ग्रांड अपॉर्चुनिटी वी हैव गोट एट लास्ट टू शो दीज पीपुल। आई वॉज थिंकिंग वाट ए ग्रांड अपॉर्चुनिटी, मैं उस एक बड़े अवसर के बारे में सोच रहा था। वी हैव गोट एट लास्ट, जिसको हमने प्राप्त कर लिया। टू शो दीज पीपुल, उन लोगों को दिखाने के लिए, हाउ ए स्कूल शुड बी रन, कि एक विद्यालय कैसे चलना चाहिए। तो यहाँ पर उसके अंदर एंथुसियाज्म या जोश की कोई कमी नहीं है, और वह ये कहता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि हमें एक ऐसा मौका मिला है कि हम इस विद्यालय को किस तरह से एक अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, ये उनको मालूम चाहिए। ड्यूम स्कूल वाज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, और प्रत्येक कथन में, प्रत्येक शब्द के रूप में जो ड्यूम सेंट्रल स्कूल है वो एक पिछड़ी हुई, बैकवर्ड यानी पिछड़ी हुई स्कूल है। मिस्टर ओबे पुट हिज होल लाइफ इनटू द वर्क, और मिस्टर ओबे है जो हेडमास्टर के रूप में वहाँ पर नियुक्त हुए थे, उन्होंने पूरा, होल यानी कंप्लीट, उन्होंने पूरा जीवन कार्य में लगा दिया। एंड हिज वाइफ हर्ष टू, और उसकी जो पत्नी है उसने भी लगा दिया। ही हैड 2 एम्स, और वहाँ पर उसके 2 उद्देश्य थे। जो हेडमास्टर है उसके 2 उद्देश्य थे। पहला क्या था, ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वाज इंसिस्टेड अपॉन, इंसिस्टेड यानी जोर देना, स्ट्रेस, यानी एक तो जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है, स्तर है, उसको ऊंचे रखा जाएगा। एंड द स्कूल कंपाउंड, कंपाउंड यानी प्रीमिसेज यानी परिसर, वाज टू बी टर्न्ड इनटू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, और जो स्कूल का आता है उसको एक सुंदर स्थान के रूप में बदला जाए। ये 2 उनके मुख्य उद्देश्य थे। नैन्सीज ड्रीम गार्डन केम टू लाइफ विद द कमिंग ऑफ द रेन्स, और जो नैन्सी का एक सपनों का जो बगीचा है वो लाइफ यानी जीवंत तब हुआ जब बरसात आ गई। कमिंग द रेन, वर्षा के साथ में ही उसका जो सपनों का बगीचा है वो भी जीवंत हो उठा। एंड ब्लूजम्ड, ब्लूजम्ड यानी खिल उठना, और वो खिल भी, उसमें फूल भी खिल उठे। ब्यूटीफुल हिबिस्कस एंड अलमंडा हैज इन ब्रिलियंट रेड एंड येलो मार्क्ड, तो ब्यूटीफुल हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी गुड़हल, गुड़हल के जो सुंदर फूल थे, एंड अलमंडा, और अलमंडा के हेजेज यानी झाड़ियाँ, इन ब्रिलियंट रेड तेज लाल रंग के अंदर, एंड येलो और पीले रंग में, मार्क्ड आउट द केयरफुल टेंडेड स्कूल, उस सावधानी पूर्वक पोषित की गई विद्यालय कंपाउंड के अंदर वो खिल गए। फ्रॉम द रैंक नाइबरहुड बुशेज,
फ्रॉम द रैंक ऑफ नाइबरहुड बुशेज, जो पड़ोस की जो झाड़ियां हैं उनसे लेकर के जो स्कूल का कंपाउंड है वहाँ तक जैसे ही वर्षा आई उसके साथ में गुड़हल के, अलमंडा के तेज फूलों वाले, पीले फूलों वाले जो एक बगीचा है वो उभर करके सामने आ गया। वन इवनिंग, एक शाम को, एज ओबे वाज एडमायरिंग हिज वर्क, जैसे कि ओबे है वो अपना जो कार्य है उसकी प्रशंसा कर रहा था। ही वाज स्कैंडलाइज, स्कैंडलाइज यानी अनोइड, तो वह नाराज हो गया। टू सी, ये देख करके, एन ओल्ड वुमेन फ्रॉम द विलेज, कि एक वर्द औरत गांव में से, होबल्ड यानी हिचकोले खा के चलना, राइट अक्रॉस द कंपाउंड, तो वह उस विद्यालय परिसर से बिल्कुल सीधी वह गुजर रही थी। थ्रो ए मैरीगोल्ड फ्लावर बेड एंड द हेजेज, और यहाँ तक कि वो एक मैरीगोल्ड यानी गेंदे का जो फूल की जो क्यारी है और जो झाड़ियाँ हैं उनसे होकर के वो सीधी निकल रही थी। ऑन गोइंग अप देयर, और इस तरह से जाते हुए, ही फाउंड फेंट साइज देयर, ही फाउंड, उसने अपने आप को पाया, फेंट यानी मूर्छित चिन्ह, ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज्ड पाथ, एक बिना यूज किया हुआ जो पाथ है उसके कुछ वहाँ पर चिन्ह दिखाई दिए। फ्रॉम द विलेज अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड, और ये जो रास्ता है वो गांव से अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड यानी अक्रॉस द स्कूल प्रीमिसेज, विद्यालय के आयत से होकर के, टू द बुश ऑफ द अदर साइड, दूसरी साइडों के अंदर ये रास्ता है वो झाड़ियों के अंदर जा रहा था, तो उस रास्ते के जो चिन्ह हैं वो दिखाई दिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो अगला अर्थ है वो बताया जाएगा।